वन हम कर रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारा आज का टॉपिक है एडिशन पॉलीमराइजेशन। हम पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करेंगे वाया एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 टाइप्स का होता है, 3 मैकेनिज्म होते हैं इसमें। एक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये दोनों मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स आज हम करेंगे इनको। इनमें होता क्या, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो फ्री रेडिकल बने थे, जैसा कि हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में सेम इसी तरह से जो इसका नाम बता रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक एनायन होगा। तो आज हम कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन करते हैं इस लेक्चर में। चलो स्टार्ट करते हैं। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन या तीनों में से कोई भी मेथड करेंगे, जो मेन स्टेप्स होते हैं वो तो सेम है। पहला स्टेप चैन इनिशिएटिंग स्टेप, हमें रिएक्शन को स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या था आप सबको याद होगा, इसमें हमने लिए थे पर ऑक्साइड एज ए इनिशिएटर। और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हम इनिशिएटर क्या लेंगे, हम यहाँ पर एसिड लेंगे। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होती है, जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, या फिर हम कोई लेविस एसिड ले सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो गया, टिन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ वाटर। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मतलब हमें एक ऐसा इनिशिएटर चाहिएगा जो मोनोमर के साथ रिएक्ट करके कैटायन एज ए इंटरमीडिएट बना देगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप। चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप में जो हमारा इंटरमीडिएट बना है कैटायन, वो मोनोमर के साथ रिएक्ट करता रहेगा और फर्दर और कैटायन बनाता जाएगा। लास्ट वन इज चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो चलो देखते हैं स्टेप वाइज। फर्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर चैन इनिशिएटिंग स्टेप। सॉरी, चैन इनिशिएटिंग स्टेप में हम क्या लेंगे, एक मोनोमर लेके चलेंगे। मोनोमर जैसे हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो मोनोमर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन में लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो ये हमने कोई भी एक मोनोमर ले लिया, यहाँ पर हम एक ग्रुप लगा देते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या मतलब किस टाइप का ग्रुप होगा ये जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो इसका नेचर बताएंगे। इट में भी हाइड्रोजन हो सकता है, कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या जो भी पॉसिबिलिटी है इसकी वो लास्ट में हम चेक करते हैं। तो CH2CHG ये हमने एक मोनोमर ले लिया है। इसके साथ जो हम कैटालिस्ट लेंगे, कैटालिस्ट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले रहे हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है या फिर HCl है। और इसी तरह से लुइस एसिड भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे लुइस एसिड के साथ हम क्या लेंगे, ट्रेसेस ऑफ वाटर लेंगे, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल भी हम लेके चलेंगे साथ में। तो एसिड क्या देगा हमें, H पॉजिटिव आयन। तो जो चैन इनिशिएटिंग स्टेप होगा, हमने एसिड ऐड किया मोनोमर के साथ, उसकी रिएक्शन होगी, एसिड से H पॉजिटिव आयन इस मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और मान लो ब्रेक होके इधर आ गया है, इसका नेगेटिव चार्ज, उधर यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, या तो CH3 हो गया और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया CH3 CH पॉजिटिव और साथ में G ग्रुप। ये हमारा बन गया है कैटायन इंटरमीडिएट। अब देखो यहाँ से हम ये जो G ग्रुप हमने लिया है इसका नेचर देखते हैं कि किस टाइप का ये G ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर है क्या, पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन बन रहा है। तो ये G क्या हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अनस्टेबल हो जाएगा ये, तो इसको और भी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा।
अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस कार्बन के ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन सी ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इस कार्बन के ऊपर उसको वो थोड़ा सा कम कर देंगे। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में ये जो जी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ सकता है या फिर और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इथाइल ग्रुप ले सकते हैं हम यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही होगा। तो ये था हमारा चैन इनिशिएटिंग स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप है चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप। हम इस चैन को इंक्रीज करेंगे। चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप में क्या होगा, जो हमने इंटरमीडिएट बनाया है कैटायन वो फिर से रिएक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ। देखते हैं CH3CH पॉजिटिव, इसके साथ में है जी ग्रुप। और अब हम क्या लेंगे, एक और मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अनदर मॉलिक्यूल है मोनोमर का। यहाँ पर फिर से पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है तो ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3CHG। इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बन गया है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था खत्म हो गया। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके तो इधर शिफ्ट हो गया है, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ में है जी ग्रुप। एक और यहाँ पर कार्बोकैटायन बन गया है। फर्दर इसमें हम एक और मॉलिक्यूल मोनोमर का ऐड करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHG। सेम वही रिएक्शन फिर से होगी, ये इधर बॉन्ड बना लेगा। क्या बन गया देखो इधर CH3CHG साथ में CH2, यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये जो CH था इसके साथ में एक ग्रुप लगा हुआ है जी, जो पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज तो होगा नहीं क्योंकि इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन चुका है CH2CHG। इसी तरह से सक्सेसिव एडिशन हम करते चलेंगे वन एट ए टाइम। एक बार ये वाला कैटायन बन गया है, फिर से एक मोनोमर ऐड कर देंगे, दूसरा कैटायन बन जाएगा, फिर से मोनोमर ऐड कर देंगे। ऐसे जब हम सक्सेसिवली ऐड करते चलते हैं मोनोमर्स को तो हमारी चैन जब ये लंबी हो जाती है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CHG CH2 और इसको हम लिख देंगे n टाइम्स, क्योंकि ये तो CH2 है नहीं, या तो CH3 है, ये एक तरह से एंड ग्रुप है इसका, तो CH2 CHGN और लास्ट में क्या रह जाएगा CH2 CHG पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है। प्रोपोगेट जितनी हमें चैन को बढ़ाना था हम बढ़ा चुके हैं, अब हमें इसको टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या करना होगा, ये कैटायन है, हमें इसको न्यूट्रल करना है, मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसे खत्म करना है। जब तक ये कैटायन की फॉर्म में रहेगा ये रिएक्टिव कंपाउंड रहेगा। तो देखते हैं कि चैन टर्मिनेटिंग स्टेप में कैसे हम इस चैन को रोकते हैं। लास्ट स्टेप इज चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। चैन टर्मिनेटिंग स्टेप में एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा मॉलिक्यूल से। पहले तो हम पॉलीमर लिख देते हैं CH3CHG, साथ में था CH2CH, इसके साथ में फिर से G ग्रुप और यहाँ पर n टाइम्स ये वाला ग्रुप ऐड हो रहे हैं। फिर क्या था CH2 है, यहाँ पे ओपन करके लिख देते हैं CH2CHG पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, इसमें से एक प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें ये जो प्रोटॉन है अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा। तो ये बन गया हमारे पास CH3CHG। साथ में इधर जो ग्रुप लगे हुए हैं वो लिख देते हैं n टाइम्स और यहाँ से देखो क्या रह गया CH डबल बॉन्ड CHG। तो ये देखो एंड ग्रुप इस पॉलीमर में किस टाइप से है बीच में, तो ये तो हमारी जो बीच का मिडल एरिया था वो है, एक एंड ग्रुप है CH3CHG और दूसरे एंड ग्रुप में क्या है, अल्कीन है यहाँ पे।
हाँ, ये वैलेंसी कंप्लीट है इसकी। तो ये बन गया हमारा पॉलीमर जो हमें बनाना था। तो इसी तरह से सेम जैसे फ्री रेडिकल में 3 स्टेप्स थे, वैसे ही 3 स्टेप्स कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हैं, चेन इनिशिएटिंग, चेन प्रोपोगेटिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। सेम यही स्टेप्स हम करेंगे एनायोनिक पॉलीमराइजेशन में। एनायोनिक पॉलीमराइजेशन में जो इंटरमीडिएट होता है वो एनायन होगा। इसके नाम से ही हमें दिख रहा है कि एनायन वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो भी मेन चीज़ होगी जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं वो एनायन होगा। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में जो हमें कैटालिस्ट चाहिए होगा वो भी एक एनायन की फॉर्म में ही होगा। एनायन को ही हम एक कैटालिस्ट लेके चलेंगे। यहाँ पे हम अल्कली मेटल अमाइड ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम अमाइड हम ले रहे हैं या फिर सोडियम अमाइड ले रहे हैं। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं हम इसमें एज ए कैटालिस्ट, या फिर अल्काइल लिथियम कंपाउंड ले सकते हैं। इन सब में क्या होगा, जो एनायन है वो स्ट्रोंग होता है इसके अंदर से। NH2 अमाइड है, यहाँ पे भी अमाइड आयन होगा, इसमें क्या होगा R नेगेटिव, और यहाँ पे भी R नेगेटिव। तो ये इसमें एज ए न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ये हमारा जो भी मोनोमर है उसके साथ रिएक्ट करके एक एनायन इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला स्टेप चेन इनिशिएटिंग स्टेप। हम चेन को स्टार्ट कर रहे हैं। चेन इनिशिएटिंग स्टेप में जो भी हम यहाँ पर एक एनायन लेके चल रहे हैं एज ए कैटालिस्ट, उसको हम B नेगेटिव मान लेते हैं कि ये हमारा कैटालिस्ट है जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, हमारी चेन को स्टार्ट करेगा। लेट्स चेक B नेगेटिव। इसकी रिएक्शन होगी मोनोमर के साथ। मोनोमर हम फिर से सेम रखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHG। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, जो कैटायन वाला केस था उसमें तो हम कैटायन लेके चल रहे थे, इस डबल बॉन्ड ने यहाँ अटैक कर दिया था। लेकिन इस बार रिवर्स अटैक होगा। ये जो एनायन है यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, BCH2 सिंगल बॉन्ड हो गया है यहाँ पर CHG, और इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये इस G ग्रुप का नेचर कैसा होगा, इसके साथ में क्या है एनायन है, तो ये G ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो इस एनायन को स्टेबलाइज कर सके। तो फिर इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से अपने पास लेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और ये एनायन स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे यहाँ पर साइनाइड ग्रुप हो सकता है या फिर एसिटेट ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर जो भी ग्रुप हम लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट एक जब जो भी हमने कैटालिस्ट लिया था उसने मोनोमर के साथ रिएक्शन की, इंटरमीडिएट बना दिया। ये इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्ट करेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट बना है ये रिएक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ और फिर से एक नया इंटरमीडिएट बना देगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। देखते हैं, ये सबसे पहले जो इंटरमीडिएट बना है हमारा BCH2CH नेगेटिव, इसके साथ में है G। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे मोनोमर के साथ। ये एनायन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड ब्रेक होके इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गए। अब ये बन गया BCH2CHG। इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया है। इस कार्बन की बॉन्डिंग कहाँ होगी, इसके साथ में CH2CHG। फिर से अगर हम एक और मोनोमर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक CH2CHG ग्रुप और ऐड होता जाएगा। हम सक्सेसिवली मोनोमर्स को ऐड करवाते रहेंगे और फर्दर थोड़ी सी बड़ी साइज का एक एनायोनिक इंटरमीडिएट बनता जाएगा। तो जो लास्ट स्टेप होगा हमारा, इसमें हम सक्सेसिवली रिएक्शंस को करते रहते हैं। तो देखते हैं लास्ट में क्या बनता है। BCH2CHG ये तो फर्स्ट ग्रुप है। जब जो हमने कैटालिस्ट लिया था उसने रिएक्ट किया था फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमर के साथ। उसके बाद जितने मोनोमर मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड करेंगे, मान लेते हैं हमने N मॉलिक्यूल ऐड कर दिए तो ये आ गया। और लास्ट स्टेप होगा हमारे पास CH2CHG, यहाँ पर नेगेटिव आयन। तो देखो ये बन गया है
अब इसमें क्या रह गया है, चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, और इसका चैन टर्मिनेटिंग स्टेप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बाकी जो हमने किए हैं अब तक चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में ये जो एनायन बना है, हमें मान लेते हैं कि इस स्टेज पर आके हमें इस रिएक्शन को यहाँ पर रोक देना है। तो इसके लिए हमें बाहर से कोई और कंपाउंड ऐड करना होगा, हमें एक ऐसा कंपाउंड ऐड करना होगा जिसमें प्रोटॉन हो। जो हमने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की थी और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन की थी, उसमें क्या था कि चैन टर्मिनेटिंग स्टेप में हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमने एक चैन इनिशिएटर लिया था, उसके बाद रिएक्शन अपने आप हो गई थी। लेकिन एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या है कि अगर हमें इस रिएक्शन को यहाँ पर रोकना है तो हमें एक चैन टर्मिनेटिंग रिएजेंट ऐड करना होगा, हमें एक ऐसा कंपाउंड ऐड करना होगा जिसके पास प्रोटॉन हो, और वो प्रोटॉन यहाँ पर ऐड होके इसको CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अगर देखो मान लो हम ऐसा कोई कंपाउंड लास्ट में ऐड नहीं करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर में जो भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जितने भी मोनोमर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स इसमें यूज हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में भी क्या रहेगा, चाहे कितने भी मोनोमर मॉलिक्यूल्स हों वो सारे रिएक्ट कर लेंगे तो रिएक्शन तो रुक जाएगी, लेकिन बनेगा क्या, एनायन के फॉर्म में ही रहेगी, वो एक न्यूट्रल पॉलीमर नहीं बनेगा। और ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलते हैं लिविंग पॉलीमर, कि मोनोमर मॉलिक्यूल नहीं है तो रिएक्शन तो रुक गई है क्योंकि अब फर्दर रिएक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना रह के एक एनायन ही बन रहा है, जैसे ही इसको और कहीं से भी रिएक्शन का के चांस मिलते हैं तो ये फर्दर रिएक्ट करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं लिविंग पॉलीमर। सिर्फ एनायनिक पॉलीमराइजेशन में ही हमें लिविंग पॉलीमर मिलता है, क्योंकि कैटायनिक और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या था, जो भी यहाँ पर लास्ट में जब रिएक्शन खत्म होने के बाद जितने भी मोनोमर मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं वो सारे कंज्यूम होने के बाद जो मॉलिक्यूल बचता था वो अपने आप में ही थोड़ी सी रिएक्शन करके अरेंजमेंट करके एक प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, या फिर आपस में कपलिंग हो जाती है, वो खुद ही चैन को टर्मिनेट कर देते थे। लेकिन एनायनिक पॉलीमराइजेशन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हमें एक प्रोटॉन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू टर्मिनेट दिस चैन। अगर प्रोटॉन का सोर्स हम ऐड नहीं करेंगे तो ये हमेशा एनायन की फॉर्म में ही रहेगा और एक लिविंग पॉलीमर होगा। तो देखते हैं क्या होता है जब हम इसमें प्रोटॉन ऐड करते हैं, CHG, ये हमारी चैन की ग्रोथ है जितने मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, और साथ में इधर है CH2 CH नेगेटिव जी, इसके साथ हम ऐड करेंगे एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पे CH नेगेटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, इधर क्या आ जाएगा 2, तो सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट लिख रही हूँ मैं, ये बन जाता है CH2 CH2G, और चैन हमारी टर्मिनेट हो जाती है। तो ये लिविंग पॉलीमर एक इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखना लिविंग पॉलीमर क्या होते हैं और कौन सी पॉलीमराइजेशन से लिविंग पॉलीमर्स बनते हैं। तो ये हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन के 3 मैकेनिज्म थे, फ्री रेडिकल, कैटायोनिक और एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की, वो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांच पॉलीमर मिलते हैं हमें, और किसी पॉलीमर में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वो एक दूसरे के क्लोज आने में, एक दूसरे से क्लोजली फिट होने में उतनी ही ज़्यादा मतलब कम, एक दूसरे के कम क्लोज आएंगे वो। जैसे एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास ऐसे है तो एक दूसरे के क्लोज हैं ये, इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मैकेनिकल जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस वगैरह, वो सब भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी जगह यहाँ पर कोई भी ब्रांच ले लेते हैं, ये एक ब्रांच मॉलिक्यूल है, दूसरा हमने एक और पॉलीमर की चैन ले ली है, वो भी ब्रांच है, तो ये दोनों चैन देखो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकती, ये जितनी दूर होंगी इनकी स्ट्रेंथ और टफनेस उतनी ही कम होगी। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाती हैं और वो जो पॉलीमर है हमारा उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। तो एक लिमिटेशन तो इसकी ये है। सेकंड है इसकी लिमिटेशन स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो पॉलीमर हम बना रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन से, उसमें क्या होता है, एक बार तो हमारे पास CH2 आता है और उसके बाद आता है CHG,
फिर से क्या आएगा, एक CH2 ग्रुप और उसके बाद फर्दर CHG। तीनों टाइप की पॉलीमराइजेशन में ये वाले ग्रुप आए हैं। और जो एनायनिक जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है उसमें तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसमें कंडीशन क्या होती है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन होनी चाहिए। लेकिन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। लेकिन जो भी ग्रुप हो अल्टरनेट कार्बन पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो आ रहा है कंटिन्यूसली। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हम इस कार्बन की बात करते हैं जहाँ पे G ग्रुप लगा हुआ है। इसके देखो 4 ग्रुप अलग अलग हैं। इस तरफ क्या है, CH2 ग्रुप है, यहाँ भी CH2 ग्रुप है, इधर हो सकता है कोई और ग्रुप लगा हो। ये एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ G ग्रुप है, जो भी हम ग्रुप यहाँ पे लेके चलेंगे। तो ये क्या है, एक स्टीरियो सेंटर बन रहा है यहाँ पर। अब ये स्टीरियो सेंटर है तो कुछ ना कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री होगी इसकी। तो पॉलीमर्स इस G ग्रुप, जिस कार्बन के साथ G ग्रुप लगा हुआ है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इनकी 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं। एक को हम बोलते हैं आइसोटैक्टिक, नेक्स्ट है सिनडायोटैक्टिक और थर्ड वन है एटैक्टिक पॉलीमर। तो इन तीनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस G ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री का डिफरेंस होगा। तो आइसोटैक्टिक में क्या होता है, ये जो G ग्रुप हैं, जितने भी G ग्रुप हैं वो सब एक ही साइड होते हैं। जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं, ये है हमारे पास CH2, ये C है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम बिलो द प्लेन दिखा देते हैं और जो G ग्रुप है इसको अबव द प्लेन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप, इसके बाद फिर से है CH, हाइड्रोजन फर्दर बिलो द प्लेन और G ग्रुप अबव द प्लेन। इसी तरह से हम चलते जाते हैं। तो आइसोटैक्टिक में क्या होता है, जो G की पोजीशन होती है, जो G की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो जितने भी कितने भी कार्बन हो उन सब में सेम होगी। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर। नेक्स्ट है सिनडायोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक में क्या है, एक कार्बन के ऊपर G अबव द प्लेन है तो दूसरे कार्बन पे क्या होगा, बिलो द ग्रुप होगा। फिर जो थर्ड कार्बन आएगा, थर्ड G ग्रुप आएगा, वो बिलो द प्लेन और उससे नेक्स्ट में अबव द प्लेन। इस तरह से इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो अल्टरनेटिवली चेंज होती जाती है। अगर एक में S है तो दूसरे में R हो जाएगी, थर्ड में फिर से S आ जाएगी और फोर्थ में R हो जाएगी। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम बोलते हैं सिनडायोटैक्टिक। और थर्ड है एटैक्टिक पॉलीमर। एटैक्टिक पॉलीमर में क्या होता है, इस G ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ भी हो सकती है। कॉन्टिन्यूसली 2 कार्बन्स पे मान लो बिलो द ग्रुप है, उसके बाद 3 या 4 कार्बन्स पर अबव द प्लेन हो जाएगी। तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई भी एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो अच्छे से देखते हैं बना के। ये हमने एक कार्बन की चैन ले ली है। फर्स्ट कार्बन है CH2 और जो सेकंड कार्बन पर हम लगाते हैं हाइड्रोजन और G ग्रुप। फर्स्ट कार्बन पर हमने मान लिया ये है G ग्रुप अबव द प्लेन, थर्ड पर G नहीं होगा, फोर्थ कार्बन पे होगा। फोर्थ कार्बन पर हम मान लेते हैं कि ये G ग्रुप है बिलो द प्लेन। नेक्स्ट अब इस कार्बन के ऊपर होगा तो यहाँ पर भी बिलो द प्लेन। नेक्स्ट पर फिर हो सकता है नेक्स्ट पर ये अबव द प्लेन हो या बिलो द प्लेन हो, मतलब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ भी हो सकती है। G की अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, वो चेंज होती रहती है, एक दूसरे में कोई लिंक नहीं है। इसको हम बोलते हैं एटैक्टिक पॉलीमर। अगर अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, इस कार्बन पर मान लो अबव द प्लेन है, नेक्स्ट पर बिलो द प्लेन है, फिर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इस टाइप से है, उन्हें हम बोलते हैं सिनडायोटैक्टिक। और एक ही साइड है, सब में या तो अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटैक्टिक पॉलीमर। तो जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है उसमें क्या होता है, ये एटैक्टिक वाली फॉर्म मिलती है और ये इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ या जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सबसे वीक होती हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हमारे ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होता। मेनली जो पॉलीमर सिनडायोटैक्टिक या आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और कैटालिस्ट यहाँ पर यूज करते हैं, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। जिगलर-नाटा कैटालिस्ट क्या करता है,
ये इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में या तो सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर बनते हैं या फिर आइसोटैक्टिक पॉलीमर बनते हैं। ये वाले पॉलीमर नहीं बनते हैं अटैक्टिव पॉलीमर। जिगलर-नाटा कैटालिस्ट होता क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। और जिगलर-नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जब हम किसी एल्कीन को पॉलीमराइज करते हैं तो वो सिमेट्रिकली पॉलीमराइज होती है, या तो उसमें आइसोटैक्टिक पॉलीमर बनते हैं या फिर सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर बनते हैं। इस केस में एटैक्टिक पॉलीमर नहीं बनते हैं, इसलिए जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन, या इससे जो पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं जिगलर-नाटा पॉलीमर्स। इसकी कुछ और भी बेनिफिट हैं कि अगर हम जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो इसमें हमें माइल्ड कंडीशन यूज़ करने की ज़रूरत है, ज़्यादा वाइग्रस कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये माइल्डर कंडीशन में भी रिएक्शन हो जाती हैं। इसमें ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं होती है, जैसे फ्री रेडिकल में काफ़ी ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, या अगर हम कैटायनिक या एनायनिक भी कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत ब्रांचिंग हो जाती है। लेकिन जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। एक तो हम माइल्ड कंडीशन में रिएक्शन हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है, और थर्ड ब्रांचिंग नहीं होती है। और थर्ड जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इसमें या तो आइसोटैक्टिक बनते हैं या फिर सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर बनते हैं। एटैक्टिक पॉलीमर जिगलर-नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में नहीं बनते, इसलिए पॉलीमर की सिंथेसिस करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट कैटालिस्ट है। तो ये थी हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन, 3 टाइप्स की थी हमने, और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं, जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जिगलर-नाटा कैटालिस्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।